Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal. Welcome you all on my YouTube channel. I hope you are safe and doing good. In today's lecture students, we are going to learn about numericals based on Rod's law. If you haven't seen my previous lecture, you need to go through to understand the concept and the numericals based on Rod's law. Rods state that if a solution is prepared by mixing two substances, solid in liquid and liquid in liquid, then vapor pressure of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution. अगर किसी कंपोनेंट की अमाउंट या मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन में तो उसके मोल फ्रैक्शन के हिसाब से ही उसका प्रेशर आएगा. रॉल्स ने एक्सप्रेशन दिया P1 is equals to P1 naught x1, P2 is equals to P2 naught x2. यहां से अगर आप P टोटल निकालेंगे तो वो P1 प्लस P2 के बराबर आएगा. कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं. एक एक्सप्रेशन और था स्टूडेंट्स कि P1 बराबर होता है y1 इंटू पी टोटल और P2 बराबर होता है y2 इंटू पी टोटल. y1 एंड y2 स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में निकाले गए मोल फ्रैक्शन है. अब हम सवाल देखते हैं बेटा जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 and 415 मिलीमीटर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली. जब स्टूडेंट्स ऐसे कहा जाता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रेशर सिर्फ क्लोरोफॉर्म का और सिर्फ डाइक्लोरोमीथेन का है, यानी कि प्योर क्लोरोफॉर्म और प्योर डाइक्लोरोमीथेन का है. आगे बढ़ते हैं. सवाल कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया और रॉल्स लॉ ही है जो दो मिक्सचर के प्रेशर की बात कर रहा है चैप्टर में, और तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं बेटा. उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमें अमाउंट गिवन है. क्लोरोफॉर्म की अमाउंट 25.5 ग्राम और 40 ग्राम गिवन है CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन. तो यहां से पहली बात समझनी है कि ज्यादा वाले को आप सॉल्वेंट कंसीडर कर लीजिए, उसको हम 1 बोलते हैं, तो वो हो गया हमारा 40 ग्राम वाला यानी CH2Cl2, और 2 इस केस में हम सॉल्यूट मान लेते हैं जो कि है हमारा CHCl3. आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. अब गिवन लिखिए, गिवन मास ऑफ 1 यानी कि CH2Cl2 कितना है बेटा 40 ग्राम. W2 क्या है बेटा 25.5 ग्राम. यहीं से बेटा हमने मोलर मास निकाला किसका बेटा CH2Cl2 का. तो कार्बन का मास बेटा 12 है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 क्लोरीन का मास 35.5 और ये कितने हैं बेटा 2. तो 12 और 2 और प्लस 71 और 73 85 ग्राम पर मोल के आसपास आपका आ गया. और M2 जो है बेटा वो मोलर मास हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का, जो निकल कर आएगा बेटा 12. कार्बन का एक ही है, हाइड्रोजन का एक ही है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3. आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसे जोड़ेंगे तो आपकी ये वैल्यू 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगी. हमसे कहा क्या गया है बेटा कि आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर के लिए P1 P2 निकालना होगा. P1 P2 के लिए मुझे पता होना चाहिए x1 और x2 यानी मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, और x1 x2 मोल फ्रैक्शन होता है इन सॉल्यूशन. पीछे का लेक्चर पता होना जरूरी है तभी ये कनेक्ट करेगा, वरना इसमें समस्या रहेगी बेटा. उसको देखिए एक बार, कोई समस्या है पूछ सकते हैं. तो बेटा आप निकालने हैं मोल्स 1 के भी और 2 के भी. मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे. N2 के मोल्स भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो, गिवन मास ऑफ 2 ऊपर मोलर मास ऑफ 2 नीचे. तो गिवन मास हुआ 40 और उसका मोलर मास है बेटा 85. ऐसे ही N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ 2 ऊपर 25.5 ऊपर और नीचे क्या रहेगा स्टूडेंट्स 119.5.
आपको उसको डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगी बेटा उसकी, उसको आप कहाँ पुट करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त n1 ऊपर और n1 प्लस n2 हमारा आ जाएगा नीचे। जब x1 निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से आप निकालेंगे x2 जो बराबर होता है किसके बेटा, 1 माइनस x1 के। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिए। स्टूडेंट्स की वैल्यू आपकी आएगी 0.47 मोल और इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.213 मोल। आपको खुद करना है, प्लीज कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज आप नहीं करेंगे। अब n1 ऊपर रख दीजिए 0.47 और नीचे आ जाएगा बेटा 0.47 प्लस 0.213। तो अभी अगर मैं पहले x1 ही निकालूं बेटा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में 1 ही निकालूं, तो 0.47 ऊपर और इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ बेटा, तो 7 तो ऐड होके ये बनेगा 0.213.47, तो 3, 8 और 6, 0.683। आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका 0.688 के आसपास आएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो आगे आपको कोई यूनिट इसमें नहीं लगानी। दोबारा से देखिए बेटा, हमें P टोटल निकालने के लिए P1 और P2 रिक्वायर्ड है। P1 और P2 निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो हमने पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाला है, बाकी तो हमें प्रेशर गिवन है। तो पहला हमारा मेन काम था मोल फ्रैक्शन निकालना। और बेटा मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना नहीं आता है, तो भी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में समझा रखा है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर सीरीज देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आपको बिल्कुल स्मूथ रहेगा। 1 to लेके 6 तक आ चुके हैं, 7th है। एक चेन ऑफ सीक्वेंस है बेटा, उसी से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। तो क्वेश्चन में गिवन आपको लिखवा दिया, मोलर मास निकाल लिया और हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारे स्टूडेंट्स x1 यानी कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन आ चुका है कितना, 0.688 और दूसरे वाले का आ गया स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.688। आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 0.312 आ जाएगा। अब P1 नॉट और P2 नॉट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो P1 नॉट 1 का प्रेशर यानी कि CH2Cl2 का प्रेशर जो कि है बेटा 415 मिलीमीटर Hg। आपको यूनिट से कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेम है, आंसर भी उस रिस्पेक्ट में आ जाएगा। और दूसरा हुआ बेटा 200 मिलीमीटर Hg। सही है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन पता ही है हमें, पुट कर देते हैं बेटा। P1 निकाल लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में P1 निकालने का फायदा रहेगा आपको, सेकेंड पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो P1 निकालते हैं बेटा, जो बराबर है P1 नॉट x1 के इज इक्वल टू 415 इंटू 0.688। P2 बराबर है बेटा P2 नॉट x2 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 0.312। आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे मिलीमीटर Hg में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उस पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेट अगर खुद करोगे बेटा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप मोबाइल की हेल्प से करेंगे कैलकुलेशन तो समस्या आनी ही आनी है बेटा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 285.52 mm Hg, and on multiplying this you will get 62.4 मिलीमीटर Hg। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को आपको जोड़ना होगा। तो किन किन को ऐड करना है बेटा, 285.52 प्लस 62.4। आप जोड़िए इसको, 285.52 और 62.4, तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया बेटा। ये बनकर आया P टोटल। पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया 347.92 mm Hg। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों
P1 और P2 को सेपरेटली निकाला। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि भैया हमें बताओ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आप हमें वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन बताइए। इसका एक्सप्रेशन पहले ही यहां पर मेंशन है, प्रीवियस लेक्चर में बात भी हो चुकी है बेटा। तो y1 बराबर होगा हमारा P1 अपॉन में P टोटल के, y2 बराबर होगा बेटा P2 अपॉन में P टोटल के। तो बेटा P1 जो होता है वो बराबर है 285.52 के, और P टोटल बेटा 347.92। यूनिट सेम है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी। P2 बराबर है बेटा 62.4 के अपॉन में 347.92। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर अगर आपसे होता है कर लेंगे आप, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें रॉड्स लॉ के सभी क्वेश्चंस आ गए थे, सभी फॉर्मूले हमने इसमें इस्तेमाल कर लिए। एक बार फिर से इसको रीड कीजिए, फिर से देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और काफी आपके लिए यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रॉड्स लॉ का एग्जाम्पल एक समझ में आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2.8 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। ये आपको खुद ही करना है बेटा, कुछ समझ ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। लेट अस नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बेटा बात करने वाले हैं उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्ड्स ने हमें ये तो बता दिया कि आप लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं, प्रेशर क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा सॉल्यूशन में, वेपर फेज में, ये सब हो गया। लेकिन अब हमें ये बात करनी है बेटा कि सॉल्यूशंस के टाइप क्या हैं। ये जो टाइप बेसिकली डिवाइड हुए हैं बेटा, आइडियल नॉन आइडियल, ये इंटरैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं। किसके बेसिस पे बेटा? इंटरैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे। मैं कह सकता हूं इन्हें बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव फोर्सेस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या बात होनी चाहिए इसमें, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो बेटा तीन बातें पॉसिबल हैं। अगर वो मिसिबल लिक्विड्स हैं, हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बॉन्डिंग बढ़ जाए, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाए। हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग किसी वजह से कमजोर हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस घट जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मिक्सिंग इनकी बॉन्डिंग में, इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई फर्क ही ना पड़े। यानी कि अगर दो लिक्विड्स मिलाए जा रहे हैं जो आपस में मिसिबल हैं, तो उनके अंदर इंटरैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। तो बेटा उसमें पहला क्लासिफिकेशन हमारा बना आइडियल, दूसरा बना नॉन आइडियल। आइडियल मींस एक प्रकार होगा और उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा बेटा? नॉन आइडियल। तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल मींस आदर्श, जो बिल्कुल ठीक हो। तो आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी की हेल्प से आप नॉन आइडियल को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट बेटा, आफ्टर मिक्सिंग interaction between solute and solvent are similar to that in pure state। मतलब स्टूडेंट्स, मिक्सिंग करने से पहले जैसी इंटरैक्टिव फोर्सेस थी, मिक्स करने के बाद भी इंटरैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल वैसी ही हैं। यानी
आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां ना तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता ना अट्रैक्शन डिक्रीज होता, आप जैसे थे वैसे ही रहे। अगर कोई आपकी तारीफ करता है या कोई आपके बारे में भला बुरा कहता है और आप पर उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, तो आप एक आइडियल कंडीशन में हैं। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाए और कोई फर्क ना पड़े तो आप क्या कहलाएंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हुआ बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आफ्टर मिक्सिंग, और आप मिक्स किसे कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को। अगर मिक्स करते वक्त दोस्ती हो गई, अट्रैक्शन हो गया या रिपल्शन हो गया, बॉन्डिंग बढ़ गई या बॉन्डिंग घट गई, तो आप नॉन आइडियल हैं। किसी ने आपको मूर्ख कह दिया, आप शांत रहे, आप आइडियल हैं। और अगर आप रिएक्ट कर गए तो अब आप मूर्ख बन गए, तो वो कंडीशन कैसी है बेटा? नॉन आइडियल। कहते हैं ना बेटा, हाथी चलता है तो कुत्तों के भौंकने से उस पर फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही जिसपे फर्क नहीं पड़ेगा वो आइडियल, वो अच्छा, जिसपे फर्क पड़ेगा वो नॉन आइडियल। दुनिया है, कुछ ना कुछ तो करेगी बेटा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते वक्त अगर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्टिव फोर्सेस पर, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहें, तो आप आइडियल। और कुछ भी चेंज आ गया, चाहे वो इंक्रीज्ड में हो चाहे वो डिक्रीज्ड में हो, आपका सॉल्यूशन रहेगा नॉन आइडियल। सेकंड पॉइंट बेटा, जब आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे आइडियल कंडीशन में, से आपने ऐड करा है 20 ml A प्लस 20 ml B, तो बेटा 40 ml वॉल्यूम आएगा टोटल, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज 0। अगर आप 20 ml A और 20 ml B को मिलाकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो टोटल वॉल्यूम रिजल्टेंट आएगा 20 और 20 को जोड़ के 40, ना 40 से ऊपर और ना 40 से ज्यादा। लेकिन यहां समझिए बेटा, अगर अट्रैक्शन हुआ, इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज्ड, तो क्या होता है बेटा? स्लाइट डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी ऑब्जर्व, बहुत हल्का सा वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हुआ, इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हुई बेटा तो क्या होगा? स्लाइट डिक्रीज की जगह बेटा क्या आ जाएगा? इंक्रीज। अब इसको समझिए, जब दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उनके द्वारा घेरी गई जगह को तो वॉल्यूम कहते हैं, तो वो जगह भी कम हो जाएगी। हम पास पास आके बैठ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? बहुत छोटा सा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं। जैसे कि 20 ml और 20 ml मिलाकर यहाँ 40 आया, तो यहाँ हो सकता है कि 20 प्लस 20 ये A और ये B मिलकर 39.9 आ जाए, या फिर ये इस वाले केस में 20 प्लस 20 मिलकर 40.01 आ जाए। थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो जाना भी नॉन आइडियल की कंडीशन में ही जाएगा। आपने मिलाया, वॉल्यूम एग्जैक्टली इक्वल, आइडियल। थोड़ा सा इंक्रीज और थोड़ा सा भी डिक्रीज हो गया तो ये कंडीशन बेटा हमारी क्या हो जाएगी? ये बनेगी हमारी नॉन आइडियल। अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 है बेटा। अब ये क्या है ये भी समझिए। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग से मतलब जब किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं हुई, किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार का रिपल्शन नहीं हुआ, तो एनर्जी का लेन देन क्यों होगा? एनर्जी कुछ काम करने के लिए तो रिक्वायर्ड है, कुछ तो हो नहीं रहा यहाँ पर। अट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल्शन नहीं हुआ, इस अट्रैक्शन और रिपल्शन से हीट रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्स करने के बाद ना तो ये गर्म होगा ना ये ठंडा होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन इस केस में बेटा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी दो कैटेगरी बन जाएंगी बेटा, हम पढ़ चुके हैं पहले ही।
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये आपकी दो कैटेगरीज जाएंगी। मिक्स करने पर अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, उसी बेस पे या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या केस होगा वो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कि मिक्स करने पर एनर्जी का चेंज नहीं आता जिनमें, वो आइडियल होते हैं, और जिनमें आता है वो नॉन आइडियल। अब क्वेश्चन पेपर में कैसा बनता है, 12th क्लास में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। बोर्ड में 2015 में सवाल आया कि 100 ml दो डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्स करने पर एक मिसिबल सॉल्यूशन बना। 100 ml दो डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्स करने पर एक मिसिबल सॉल्यूशन बना, और उसका रिजल्टेंट वॉल्यूम 200 ml से कम था। 100 और 100 को मिलाया 200 से कम, तो बताइए ये किस कैटेगरी का सॉल्यूशन है। तो आंसर था नॉन आइडियल। अगर 200 आ जाता तो आइडियल, 200 से कम आया बेटा तो ये क्या हो गया, नॉन आइडियल। तो इसमें आपको ये समझना है कि भाई अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम कम, अट्रैक्शन कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में आगे डिस्कशन भी होगा दोबारा से, दे ओबे रॉल्ड्स लॉ स्ट्रिक्टली। ये हमेशा रॉल्ड्स के लॉ को फॉलो करेंगे हमेशा, जबकि ये बेटा दे डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ स्ट्रिक्टली। दे शो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। मतलब कहने का बेटा ये हमेशा रॉल्ड्स के नियम का पालन करेंगे। ग्राफ बनाया था आपको ध्यान हो, प्रेशर और मोटर में सीधा ही जाएगा इनका हमेशा, जबकि इनके केस में या तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो इंटरेक्शन अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है या इंटरेक्शन डिक्रीज। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा तो उनका वेपर प्रेशर कम आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर दो के बीच में अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, पानी जल्दी उड़ जाता है, जबकि ऑयल और फैट जल्दी से नहीं उड़ते। घर में खाने वालों की बात कर रहा हूँ, पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, लेकिन उतनी जल्दी से आपके घर में इस्तेमाल होने वाला मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये वेपराइज नहीं होते। अब एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। अगर आपने ब्यूटेन और हेक्सेन मिला दिया, आपने साइक्लोहेक्सेन के साथ साइक्लोपेंटेन मिला दिया, या साइक्लोहेक्सेन के साथ साइक्लोपेंटेन या ब्यूटेन मिला दिया, तो इस तरह से बनने वाले सॉल्यूशन आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन अगर आपने बेटा वाटर के साथ अल्कोहल मिलाया, अगर आपने बेटा एसीटोन के साथ CH3 COCH3 के साथ क्लोरोफॉर्म मिलाया, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो ये सब सॉल्यूशंस आपके नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाएंगे। फिर से रिवाइंड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, एनसीईआरटी को भी देखिए। कोई भी डाउट आए बेटा फ्रैंकली पूछिए, कोई समस्या नहीं है। आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं डे टाइम में, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। बाकी स्टूडेंट्स आगे का काम भी बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत जल्द से जल्द मैं पेड मोड पे आने वाला हूँ, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस दी जाए बेटा। एक पैटर्न बन जाए, टाइम टेबल बन जाए कि हाँ भाई इस समय क्लास होनी है, तो वो उस समय ही हो और कोई दिक्कत आपको ना आए। प्लीज शेयर कीजिए, क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उस पे से सवाल हर साल आता है, आना ही आना है। अभी तक मैं आपसे कहूंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने की तैयारी चल रही थी, अब हमें स्टार्ट क्या करना है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर पेपर में आपको उस प्रॉपर्टी से सवाल जरूर मिलेगा। प्लीज शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।